नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। और आज हमारे बीच है पोरलाल जी खरते, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने 31 अगस्त को अपनी 20 वर्षीय शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण किया। रहस्यमयी ढंग से अभी चर्चा चल रही थी कि पोरलाल जी खरते कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आज शायद ये सार्वजनिक हो जाए कि पोरलाल जी खरते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सेंधवा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत है और इंदौर में राज्य वाणिज्यकर अधिकारी के रूप में कार्यरत होने के दौरान सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने पर्याप्त सहयोग दिया है। हमारे मध्य है पोरलाल जी खरते। पोरलाल जी खरते जी से ये मुलाकात प्रश्न के रूप में अब शुरू होती है। पोरलाल जी खरते, आपने सेवानिवृत्ति के बाद संस्कृति, संविधान, लोकतंत्र, प्रकृति संरक्षण के लिए एक यात्रा शुरू की। जी, इस यात्रा को एक सामान्य ढंग से भी की जा सकती थी, इस तरह से लाव लश्कर से इस यात्रा को करने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सब साथियों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप मेरी बात को रखने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये जो यात्रा है संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण यात्रा, फिर उसके आगे लिखा है अनवरत यात्रा। उसके जो कंटेंट है सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव फॉरेस्ट, सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इसका मकसद बड़ा है और चूंकि जब मकसद बड़ा होता है तो उसकी शुरुआत भी बड़ी होना चाहिए। इसलिए हमने इंदौर सिलिकॉन सिटी से और सबसे पहले गए हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टेच्यू पे, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम इस देश के महान सपूत टंटिया भील के जो कर्मस्थली पाताल पानी, वहां गए, वहां आशीर्वाद लिया। और फिर जगह जगह चूंकि हमारे कार्यकर्ता, हमने काम किया है मेरे जीवन में, तो जो काम किया है तो वो चूंकि मैं सेवा छोड़ के आ रहा हूं, वो भी 20 साल की सेवा होने के बाद 20 साल की सेवा मेरी अभी बाकी है, तो लोगों का एक मान सम्मान था, इसलिए लोग मिले मेरे को। ऐसा नहीं कि कोई हम पेट करके लोगों को लेके आए, कि जबरदस्ती लेके आए, वो स्वेच्छा से लोग आए थे। अभी तक रहस्यमयी ढंग से पोरलाल खरते का राजनीति के क्षेत्र में नाम चल रहा था। विगत 4-5 महीनों से रहस्यमयी ढंग से समाज में ये बात चल रही थी कि पोरलाल खरते कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्या अब स्पष्ट तौर पे आप बताना चाहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप टिकट की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मैंने अपनी, चूंकि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व के लिए दावेदारी कर सकता है, चूंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से सेंधवा विधानसभा के उम्मीदवारी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से कई लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। उनका ये विरोध है कि किसी अचानक आए हुए किसी उम्मीदवार को, एक पैराशूट उम्मीदवार को किस तरह कैसे लॉन्च कर दें और कांग्रेस इसको कैसे ग्रहण कर लेगी, कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे स्वीकार कर लेंगे आपको, नए आने वाले उम्मीदवार को? जैसे कि आप जानते हैं पैराशूट का अर्थ क्या होता है, एकदम अचानक कोई व्यक्ति प्रकट हो जाता है बाहर से, अलग जगह से। तो हमारा तो ये जन्म और कर्म स्थली है। मेरा खुद का गांव ग्राम मेंडियापानी, तहसील वरला और जिला बड़वानी का मैं रहने वाला हूं और बचपन से मैं यहाँ काम कर रहा हूं। और रही बात कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ में सामंजस्य की, तो हम मेरा जो परिवार है पूरा खानदान कांग्रेसी है और कर्मचारी होने के बावजूद भी सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो मेरी भी आइडियोलॉजी जो है कांग्रेस की है। तो ऐसा कोई आरोप तो लगा सकता है, लेकिन उसको प्रूफ भी तो होना चाहिए कि पैराशूट उम्मीदवार क्या होता है और यहाँ स्थानीय क्या होता है। तो हम यहाँ के रहने वाले हैं। क्षेत्र में बहुत से आदिवासी जन संगठन कार्य कर रहे हैं। जन संगठन का अपना जो तरीका है सामाजिक जागरूकता लाने का एक आक्रामक तरीका है जी। उस आक्रामक तरीके के कारण समाज में जो सामाजिक समरसता थी उसमें बिखराव की स्थिति निर्मित हो रही है। तो पोरलाल खरते भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण, आदिवासी समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण क्या सोचते हैं, इस बिखराव को कैसे रोका जा सकता है, सामाजिक सद्भाव कैसे स्थापित किया जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है तिवारी साहब आपका।
कि इस देश में जैसे कि भारत देश का संविधान है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता से रहने का अधिकार देता है, अपनी बात कहने का अधिकार देता है, अपना व्यापार व्यवसाय आजीविका चलाने का अधिकार देता है। तो हमारी किसी भी गतिविधि से किसी अन्य समुदाय या व्यक्ति को नुकसान हो या उसके दिल को ठेस पहुंचे, ऐसी कोई भी गतिविधि हमारी नहीं होना चाहिए। चूंकि मेरा, आपने भी मुझे बचपन से देखा है, सुना है और मैक्सिमम लोग जानते हैं, हमारा रचनात्मक काम रहा है और रचनात्मक काम में हम विश्वास करते हैं और हमारी गतिविधि से प्यार, मोहब्बत और निकटता बढ़ना चाहिए, न कि नफरत और दूरियां उत्पन्न होना चाहिए। तो हमारा भविष्य में भी यही प्रयास रहेगा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भले यहाँ आदिवासी बहुलता में रहते हैं, लेकिन आदिवासी का जो अध्यात्म है, दर्शन है, जो संस्कृति है, वो नफरत फैलाने की कभी नहीं रही। आपकी शासकीय सेवा को 20 साल हो गए और अभी और समय बाकी था। हजारों रुपए आपकी तनख्वाह थी। समय के पूर्व सेवानिवृत्ति लेना और राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करना, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको उम्मीदवारी के लिए हरी झंडी प्रदान कर दी है? जी, मेरी जो सर्विस है 20 साल की ये सही बात आपने बताई और मैं 20 साल की सेवा का इंतजार कर रहा था। और योग संयोग से ऐसा है कि 29 अगस्त को मेरे 20 साल हुए और मैंने 31 अगस्त का इसलिए लिखा कि एक दो दिन कहीं इधर उधर होते हैं काउंटिंग में तो दिक्कत ना है। और 20 साल की सेवा मेरी अभी भी बाकी थी। और आपको मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं सभी साथियों को कि मेरी 20 साल की सेवा बाकी थी और अभी 10-15 दिन या महीने के भीतर में असिस्टेंट कमिश्नर का मेरा प्रमोशन होना था। क्योंकि मेरा बचपन से ही जुनून जज्बा रहा है समाज सेवा और देश सेवा, तो मैं बंधन में रह के ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और मेरा जो बचा हुआ जीवन, मैंने परिवार से परमिशन ले रही है, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे कार्यकर्ताओं सबसे परमिशन ले ली है कि मेरा जीवन अब समाज और देश के लिए समर्पित है। और राजनीति एक समाज सेवा और देश सेवा का एक अच्छा माध्यम है, इसलिए मैंने इस माध्यम को चुना है। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरी झंडी दे दी, तो मैंने तो अपनी दावेदारी पूरी पुरजोर तरीके से प्रस्तुत की है। बाकी निर्णय लेना संगठन के हाईकमान की बात है और उसके बावजूद भी संगठन जो भी निर्णय लेगा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उनके दिशा निर्देश, आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए तत्पर रहूंगा। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में आजादी के 76 साल बाद भी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। आदिवासी समाज में वर्तमान में भी अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी जैसी समस्या व्याप्त है जी। एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब तक क्या कमी रह गई और क्या सुधारा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? जी, ये एक बहुत गंभीर बात बोली है आपने कि आजादी के 76 वर्ष के बाद भी हमारा जो सेंधवा इलाका, जो मेरी जन्म और कर्मस्थली है, शिक्षा को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है, रोजगार को लेकर काफी पिछड़ा हुआ है। कई सारी समस्याएं हमारे सेंधवा में व्याप्त हैं। हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, लेकिन जितने प्रयास इस इलाके के लिए किए जाने चाहिए थे, हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक से नहीं किए गए। इसको ठीक से यदि किया जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमने मतलब सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए, चूंकि मैं कई यात्राएं इस इलाके से कर चुका हूं, यात्रा करना मेरा मतलब शौक रहा है, मेरे कार्यकर्ता सब साथ में रहे हैं। तो हमने देखा जैसे रावलियामाल एक जगह है यहाँ पर, उसकी पंचायत 25 किलोमीटर दूर है और उसके मतदान करने के लिए मतदान केंद्र 25 किलोमीटर होता है। वहां स्कूल भवन आज भी नहीं है, आंगनवाड़ी भवन आज भी नहीं है। और मैंने एक क्वेश्चन किया कि इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, तो वहां एक लड़का खड़ा होता है, यंग अमेन, वो बोलता है कि मैं हूं साहब। तो हमने कहा कि यार ये कोई किया होगा, अच्छा डिग्री किया होगा। तो वो 9th पढ़ा हुआ बच्चा था, व्यक्ति था। तो ये सिचुएशन आज भी है, तो इसको लेकर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। स्वास्थ्य की बात करें हम तो हॉस्पिटल तो खुल गए हैं, कई जगह पे हॉस्पिटल भी नहीं है ना, और आपके बेड वाले हॉस्पिटल भी है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। जांच की जो सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो और शरीर के हर अंग के अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए पहले परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होता है ताकि बिल्कुल सटीक उसका इलाज हो सके, कम पैसे में और कम समय में और ठीक हो सके। तो ये सारी सुविधाएं हमारे सेंधवा विधानसभा में नहीं है। दूसरी जो बात बड़ी है यहाँ पर, पलायन। तो पलायन एक गंभीर समस्या है और काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं, बचपन से, क्योंकि मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं,
किसान का बेटा हूं, गरीब परिवार से आया हूं, तो बहुत अच्छे ढंग से मैं इसको समझता हूं। तो इसको लेकर हमको काम करने की जरूरत है और एक व्यापार के लिए अच्छा मित्रता पूर्वक वातावरण कैसा हो सके उस पर हमारा प्रयास होगा। और मतलब बड़ा नुकसान, यहाँ जो लोग बोलते हैं कि यार फैक्ट्री खत्म हो गई तो वो तो व्यापारी और सेठ लोगों को नुकसान हुआ, हमारा उसमें क्या। लेकिन हमारे जो लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में जिनको रोजगार मिल रहा था, इलाका नहीं छोड़ना पड़ रहा था, अपने परिवार के साथ में रहते थे, सुख और दुख के समय में अपने साथ परिवार के साथ में शामिल होते थे, उससे वो वंचित हो गए। और तो और जब हमारा व्यक्ति पलायन करके दूसरी जगह जाता है तो कई प्रकार से उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण होता है और हमारी जो संस्कृति की लड़ाई हम लड़ते हैं तो संस्कृति भी खत्म होती है। तो इस पे हम आने वाले समय में गंभीरता से काम करेंगे और ये अकेले का काम नहीं है, हम ये सबके साथ में मिलकर सबके सुझाव के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे। आपके गांव गृह गांव मेंदलिया पानी की बहुत चर्चा है। मेंदलिया पानी मॉडल के नाम से ये विख्यात है और उसमें आपका नाम भी जुड़ा हुआ देखा है। गांव में शिक्षा के लिए, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए एक कोर्स की व्यवस्था की है। क्या है मेंदलिया पानी मॉडल? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम मेंदलिया पानी चूंकि मेरी जन्म भूमि, वहां का माटी का मैं ऋणी हूं, तो उसके लिए मैंने बचपन से ही कुछ करने का सपना देखा था और करीब करीब ये अभी मेरी 43 साल की उम्र में काफी कुछ चीजें साकार हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैंने प्रण लिया था कि मैं बचपन से ही देशभक्ति की भावना मेरे अंदर फुट फुट के भरी है कि 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, दोनों में से एक झंडा वंदन में गांव में करूंगा और आज भी करता हूं, उस बात पे अभी भी अटल हूं। और क्योंकि शिक्षा जो है समाज में परिवर्तन लाती है, तो पहला जो मैंने सूत्र चुना वो शिक्षा का चुना और शिक्षा को लेकर मोटिवेट करना चालू किया। लंबी बात है लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैंने बच्चों को मोटिवेट करना चालू किया कि बच्चे को स्कूल भेजिए, टीचर को बोला कि आप ईमानदारी से उसको निभाइए अपने कर्तव्य को, हमसे जो सहयोग चाहिए वो लीजिए। तो हमने बच्चों को मोटिवेट किया। तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरे सेंधवा गांव से 35 से अधिक युवा इंदौर में जाके स्टडी करते हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे गांव कल्याण समिति हमने 2016 में बनाया और हर बच्चा 50 रुपए प्रति माह कंट्रीब्यूशन करता। आज उनका, शुरुआत में मैंने मदद की लेकिन आज वो सेल्फ हो गए, 2.5 लाख के करीब का उनका एक कैपिटल है। तो वो फीस भरना हो, कपड़े खरीदना हो, जैसे एक बच्चे का सिलेक्शन में गर्व से कहता हूं कि मेरे गांव से डॉक्टर बनने वाला है राजेश डावर, उसका सिलेक्शन हुआ, फीस नहीं भर पा रहा था तो मैंने एक तो अपील की तो उससे सहयोग मिला और 50,000 रुपए, 76,000 रुपए, सॉरी 75,000 के करीब वो गांव कल्याण समिति से उन्होंने लोन लिया, तो ये एक सहयोग मिला। दूसरा मैंने एक संकल्प लिया कि चूंकि ये जीवन बहुत कीमती है और शुद्ध प्राण वायु मिलना चाहिए, आसपास का वातावरण बहुत अच्छा, तो हमने बोला कि गांव का जो मेड़ है या खेत के पास का जो पहाड़ है उस पे हमको जंगल को बचाना है। तो आप देखिए 20 साल के अंदर, 2001 से मैं ये काम निरंतर कर रहा हूं, जब से जॉब में आया तब से, 20 साल के दरमियान मेरा गांव हरा भरा हो गया है। फिर चूंकि अच्छी चीज होती तो सबकी नजर पड़ती है, जैसे मैं आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश का फाउंडर मेंबर रहा हूं, तो उस संगठन की नजर हमारे गांव पे पड़ी, उसको गोद लिया और 5 तालाब निःशुल्क रूप से वहां पर बनाए। तो जो पानी की कमी है उसको फिर मेड़ का पानी मेड़ में, खेत का पानी खेत में, गांव के विकास के लिए 1 रुपया दूंगा, प्रकृति को बचाने के लिए 1 वृक्ष जरूर होगा, कई सारी चीजें मेरे गांव में चल रही हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ऐसा हर व्यक्ति अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले ले तो ये भारत देश वैसे ही आगे, सोने की चिड़िया थी और अच्छा खुशहाली से जीते थे, तो वैसे पुनः हो सकता है। हमारे साथ है पोरलाल जी खरते, जिन्होंने सत्याग्रह लाइव पे पहली बार ये स्वीकार किया कि वे कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार के रूप में भाग्य आजमा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। क्षेत्र में एक बदलाव की बयार लाने का जो संकल्प लेकर, समाज को बदलने का जो संकल्प लेकर पोरलाल जी खरते राजनीति के क्षेत्र में, सामूहिक क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। उन्हें सफलता मिले ऐसी कामनाओं के साथ देखते रहिए सत्याग्रह लाइव। धन्यवाद।